गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। मित्रों, पिछली वीडियो में हम जॉन लॉरेंस नामक वायसराय के बारे में पढ़े थे और वहाँ से हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो भी क्रम में ही पढ़ेंगे। खास करके आज के वीडियो में लॉर्ड लिंटन और लॉर्ड रिपन, जहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ पे मुख्य फोकस होगा। इसके बावजूद जितने सारे हम वायसराय को पढ़ेंगे, हर वायसराय से कहीं न कहीं से प्रश्न उठता है और उसके बारे में जानना जरूरी है। इसलिए एक एक करके उसके बारे में पढ़ेंगे और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस क्रम में मेयो को देखेंगे। लॉरेंस के बाद जो है मेयो आता है। याद करने का अपना अपना तरीका है। हम जो याद किए थे, लार मुंह में आ जाता है, तो लॉरेंस के बाद मेयो आ गया। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया? केंद्रीय एवं प्रांतीय वित्त व्यवस्था आपने पढ़ा था कि इसके पहले 1861 ईस्वी में ही जो एक प्रकार से विकेंद्रीयकरण प्रणाली का प्रारंभ हो गया था। यहाँ पे आप देखिए कि केंद्र एवं प्रांतीय वित्त व्यवस्था को अलग अलग कर दिया गया, यानी कि वित्त का विकेंद्रीकरण प्रत्यक्षता यहाँ दिखने लगता है। ठीक है मित्रों, आगे देखिए। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या देखना है कि भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण संगठन किसके समय में बना? मेयो के समय में बना। ठीक है, और पहली बार जनगणना का जो अवधारणा प्रारंभ हुआ वो 1872 ईस्वी में। किसके समय में? मेयो के समय में। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली बार जनगणना का प्रावधान कहाँ से प्रारंभ हुआ? 1872 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। हालांकि यहाँ पे जनगणना संपन्न नहीं हुआ था, पहली बार जनगणना संपन्न हुआ था। हम आगे का इसी वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, और इसके शासनकाल में क्या हुआ? कृषि एवं वाणिज्य विभाग का गठन हुआ। जिस प्रकार से वित्त व्यवस्था को बांट दिया गया केंद्र और राज्य में, उसी प्रकार से कृषि एक अलग विभाग हो गया और वाणिज्य एक अलग विभाग हो गया। अन्य विभाग का गठन हुआ, कृषि और वाणिज्य विभाग का गठन हुआ मेयो के समय में। ठीक है मित्रों, और ये देखिए, आप देखे थे डलहौजी के शासनकाल में कि रेल का निर्माण प्रारंभ हुआ था। मुंबई से थाने 26 माइल तक का जो दूरी तय किया था रेल से, इसीलिए डलहौजी को रेलवे का जनक भी कहा गया। लेकिन अब जो है राज्य रेल प्रणाली प्रारंभ हो गया था। तो अगर राज्य रेल प्रणाली प्रारंभ कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछे तो मेयो होगा, ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, आगे आइए। इन्होंने 2 महाविद्यालय का निर्माण भारत में करवाया, और वो महाविद्यालय जानना इसलिए जरूरी है कि किस लिए था। रियासतों के राजा के जो राजकुमार होते थे उसको ट्रेनिंग इत्यादि देने के लिए, उसको दक्ष बनाने के लिए ये महाविद्यालय था। तो एक महाविद्यालय, तो इसका जो मेयो महाविद्यालय था वो अजमेर में ही था, और दूसरा महाविद्यालय जो था काठियावाड़ में था, राजकोट महाविद्यालय। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि मेयो महाविद्यालय किसने बनवाया? तो मेयो ने बनवाया। कहाँ पे है? अजमेर में है। ठीक है, दूसरा महाविद्यालय कहाँ बनवाया? राजकोट में बनवाया। कहाँ पे है? काठियावाड़ में, राजकोट महाविद्यालय। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि भाई ये महाविद्यालय किस लिए बनवाया, तो राजवाड़ों रियासतों के राजा के पुत्रों के लिए विशेष व्यवस्था किया था, ट्रेनिंग इत्यादि के लिए। ठीक है, ये आम महाविद्यालय टाइप का नहीं था। चलिए आगे का देखेंगे। तो इसका जो अंत हुआ वो एक प्रकार से कह सकते हैं उतना अच्छा नहीं हुआ कि अब पहला वायसराय था पूरे भारत का जिसकी हत्या पद पर रहते हुए कर दी गई थी, हत्या कर दिया गया था। एक कैदी अफगान जो एक कैदी था अंडमान निकोबार में, वहाँ जो है चाकू मार के इसकी हत्या कर देता है। ठीक है मित्रों, तो आप अभी तक मेयो समझ गए हैं और आगे का हम समझेंगे नॉर्थब्रुक के बारे में। ठीक है, तो चलिए, नॉर्थब्रुक का जो शासनकाल था इसका भी 4 साल का था। इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट बात है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कि इसके समय में पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था। ये सारे आंदोलन पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी एक ओवरऑल आइडिया इसलिए क्रिएट कर दे रहा हूं मित्रों कि आपको जब यहाँ से लेकर के 1947 तक वायसराय के बारे में बताएंगे और जब आंदोलन इत्यादि पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान होगा। बस आप धैर्य बना के रखिए और इसी तरह साथ में बने रहिए, तब आपको रियल चीज़ जो है, आपको जो हम समझाने जा रहे हैं वो आपको पता चलेगा आखिर मेरा सीरीज इस क्रम में क्यों जा रहा है।
चलिए देखेंगे तो पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था किसके समय में? नॉर्थब्रुक के समय में, ठीक है। उसके बाद 1875 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स, तो प्रिंस ऑफ वेल्स आया था। आप लोग प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 में भी पढ़ेंगे, हम इसका विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। प्रिंस ऑफ वेल्स मतलब वेल्स जो है एक एरिया है यूनाइटेड किंगडम का, तो वहाँ का ये प्रिंस था, ठीक है, वो आया था भारत। और वही प्रिंस जो वेल्स था वही बाद में एडवर्ड 7 बना। एडवर्ड 7 कौन था? तो यही इंग्लैंड का राजा बनता है क्वीन विक्टोरिया के बाद। तो प्रिंस ऑफ वेल्स आना यानी एडवर्ड 7 आया कब? 1875 ईस्वी में, ठीक है। बड़ौदा के मल्हार राव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और भ्रष्टाचार के आरोप पर ही जो है ब्रिटिश साम्राज्य मतलब वायसराय ने इसको क्या किया, इसके पद से इसको पदच्युत कर दिया, ठीक है, गायकवाड़ को, ठीक है। यहाँ पे और देखना मिलेगा बंगाल और बिहार दोनों में भीषण अकाल आया। अकाल तो सबके समय में लगभग आया है, और जैसे ही वायसराय गवर्नर जनरल का मेरा वीडियो समाप्त होगा तो कई सारे कमीशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, उसमें अकाल आयोग भी आएंगे, उस पर हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। तो बंगाल और बिहार में भीषण अकाल आया था, और ये जो है अंत में अफगानिस्तान के प्रश्न पर, अफगानिस्तान के मामले में जो संबंध स्थापित करने में इसको परेशानी हुआ या अन्य प्रकार का व्यवधान आया, उस मामले में जो है इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, ठीक है मित्रों। तो अभी तक हम लोग मेयो और नॉर्थब्रुक को देख चुके हैं। अब हम लोग जो देखेंगे लिंटन को देखेंगे। ये जो लिंटन का जो कार्यकाल था काफ़ी उथल पुथल वाला कार्यकाल था, और हम बताएंगे कि किस प्रकार से मोस्ट इनफेमस वायसराय था लिंटन, कैसे था, उसकी कार्य को देखेंगे तो अपने आप समझ में आएगा कि क्यों इसको मोस्ट इनफेमस मतलब सबसे ज़्यादा अगर कहे कुख्यात टाइप का, या सबसे ज़्यादा एक प्रकार से कह सकते हैं ये जो है भारतीयों के प्रति रुष्ट व्यवहार अपनाया था, तो इसीलिए इसको मोस्ट इनफेमस वायसराय कहते हैं। तो चलिए आइए 1876 और 78 2 साल के दरमियान में पंजाब, हैदराबाद, बम्बई, मद्रास में भीषण अकाल पड़ा, और इस भीषण अकाल में लगभग 50 लाख लोग मारे गए, ठीक है। तब इसके लिए एक अकाल आयोग की स्थापना किया गया जिसका अध्यक्ष था स्ट्रेची, इसीलिए इस कमीशन को बोला गया है स्ट्रेची कमीशन, स्ट्रेची अकाल आयोग। तो स्ट्रेची अकाल आयोग अगर पूछा किसके समय में आया तो लिंटन के समय में आया, ठीक है मित्रों। आगे देखिए, इसके समय में रॉयल टाइटल्स अधिनियम 1876 आया, रॉयल टाइटल्स अधिनियम। इसी के अधीन में महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि मिला, ठीक है। कब? 1 जनवरी 1877 ईस्वी को विक्टोरिया को, जो कि उस समय की सम्राज्ञी थी, उसको महारानी को क्या मिला? दिल्ली दरबार में। यानी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली दरबार कब लगा था, तो क्या होगा? 1 जनवरी 1877 ईस्वी में इसको कैसर हिंद की उपाधि मिला। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कैसर हिंद की उपाधि किस अधिनियम से मिला, तो रॉयल टाइटल्स अधिनियम से मिला। कब का? 1876 ईस्वी का, ठीक है। आप सोच सकते हैं एक तरफ तो अकाल और दूसरे तरफ दिल्ली दरबार, ये दोनों मैच नहीं खाता है। अकाल में जहां भारत के लोग तड़प तड़प के भूखों मर रहे थे, उस समय बहुत ही बड़ा समारोह दिल्ली दरबार में कई राजे राजवाड़े और कई अनेक प्रकार से लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा करना, लिंटन के जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि लिंटन का जो चरित्र है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो आप लोग धीरे धीरे देखेंगे कि लिंटन किस प्रकार से भारतीयों के साथ व्यवहार किया। तो ये उसमें एक दिल्ली दरबार भी एक महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि जहां अकाल से लोग मर रहे थे वहां दिल्ली दरबार की कोई जरूरत नहीं था। चलिए दूसरा हम देखेंगे लिंटन का ही कार्यकाल में 1878 ईस्वी में बर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आया। तो बर्नाकुलर मित्रों हम आपको पहले ही समझा चुके हैं कि स्थानीय भाषाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए, स्थानीय भाषाओं को एक प्रकार से स्वतंत्रता को हनन करने के लिए एक एक्ट लेकर आया, उसका नाम था बर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में आया, तो क्या आंसर होगा? लिंटन। कब आया? 1878 ईस्वी में। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं,
ठीक है। उसके बाद इसी वर्नाकुलर एक्ट का जो एक प्रकार से स्वभाव और चरित्र को देख करके, उसकी प्रकृति को देख करके सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था ये तो भारतीयों पर वज्रपात जैसा है। तो आप समझ सकते हैं कि वर्नाकुलर एक्ट भारतीयों के लिए क्या मायने रखता था। ठीक है मित्रों, तो अभी लिंटन का यहाँ से फिर चलेंगे और भी लिंटन के बारे में देखेंगे। इन्होंने 1878 ईस्वी में आर्म्स एक्ट लाया। आर्म्स एक्ट मतलब अगर कोई भारतीय शस्त्र रखना चाहता है तो उसको लाइसेंस कंपलसरी कर दिया गया। तो यहाँ पे भी भारतीयों के साथ एक प्रकार से कह सकते हैं कि भेदभाव अपनाया गया। ठीक है, और इसके समय में 1878 से 80 के बीच में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। ठीक है, आगे हम देखेंगे ये जो है बहुत ही विवादास्पद फैसला था और यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। सिविल सेवा में जो भारतीयों का उम्र था पहले 21 साल का था कि 21 साल तक भारतीय जो है या कोई अन्य व्यक्ति जो है सिविल सेवा में प्रवेश पा सकता है, लेकिन अब जो घटा करके 19 साल कर दिया, इसकी मूल मंशा यही था कि चूंकि भारतीयों का पढ़ना लिखना इत्यादि बहुत कम उम्र से नहीं प्रारंभ होता है और कई अन्य कारण से भारतीयों के लिए 19 वर्ष में सिविल सेवा को क्रैक करना, सिविल सेवा को पास करना नामुमकिन सा था। और उन्होंने जो पहले वो 21 वर्ष था उसके लिए योग्यता अब कर दिया 19 वर्ष, यानी समय को घटा दिया, जिससे भारतीयों में काफ़ी रोष पैदा हुआ और यह बिल एक प्रकार से कह सकते हैं बहुत ही विवादास्पद हुआ और बहुत ही ये भारत के ये पक्ष में कतई नहीं था, भारत के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्य था। ठीक है, और देखिए इन्होंने क्या क्या अगला इतने सारे स्टेप जो लिए जिससे भारतीय जो विद्वान थे, मध्यम वर्ग के जो लोग थे, जो शिक्षित थे, उसके मन में लिंटन के प्रति एक प्रकार से जो भाव था वो बिल्कुल ही विपरीत हो चुका था कि ये कतई जो है ब्रिटिश साम्राज्य हमारे हित का कार्य नहीं करेगा। और उसके साथ साथ इन्होंने धन का भी दोहन बहुत ही तीव्र गति से किया। आप सोच सकते हैं धन की दोहन का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, दादा भाई नौरोजी ने दिया था और आपको हम इसके बारे में बताए थे। बंगाल का नवाब के समय में मीर जाफर के समय से ही धन का दोहन प्रारंभ हो गया था। फिर आपको देखने मिला कैसे धन का दोहन किया। इन्होंने मुक्त व्यापार करना प्रारंभ किया और ब्रिटिश साम्राज्य में जो यानी इंग्लैंड में जो 29 प्रकार का वस्तु बनता था, कहाँ पे, इंग्लैंड में जो बनता था उस पर ड्यूटी फ्री कर दिया। उसको क्या किया, ड्यूटी फ्री कर दिया। तो स्वाभाविक बात है कि इंग्लैंड के वस्तु पर जो ड्यूटी फ्री करेगा तो वो उसका जो बना हुआ माल भारत में आएगा, वो सस्ते दर पर लोगों को मिलेगा और उसकी जो है मांग जो है बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है धन का दोहन भी भारत का तीव्र गति से किया। ठीक है मित्रों, इन सारे व्यवस्थाओं को देख करके आप खुद ही कह सकते हैं दिस पर्सन वाज मोस्ट इनफेमस वायसराय। ठीक है मित्रों, तो ये लिंटन के बारे में था। लिंटन काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे लिंटन के बाद रिपन। अब रिपन को पढ़ने के पहले एक मन में चीज़ को एक प्रकार से कह सकते हैं अपना थ्योरी बना लेना है, तो बहुत आसान होगा। वो थ्योरी क्या है, जहाँ लिंटन भारत विरोधी था वहीं रिपन भारत को अपना ही स्थान या भारत का समर्थक मान लीजिए कि भारत का समर्थक था। इसको समझ करके पढ़िए, आराम से सारे तथ्य याद हो जाएंगे। लिंटन विरोधी जबकि रिपन समर्थक। अब देखिए कैसे। इसके समय में हम देखते हैं इसका भी कार्यकाल 4 साल का मात्र था। इसके समय में सबसे पहला कारखाना अधिनियम अगर पूछा जाए, प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय में, तो रिपन के समय में। कब, 1881 ईस्वी में। क्या किया इन्होंने, ये लिंटन से बिल्कुल विपरीत करेगा। तो स्वाभाविक बात है बच्चे का जो कार्य करने का समय था वो थोड़ा घटा दिया, तो ठीक काम किया ना। अब तो यही ठीक काम करेगा ये, हमेशा देखिएगा। अभी क्या किया था ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिंटन लागू किया था। अभी जस्ट बताया लिंटन लागू किया था, इसको क्या किया है, रद्द कर दिया। अच्छा लग रहा है, लिंटन एंड रिपन अपोजिट पढ़ना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए सबसे अच्छी बात इन्होंने क्या किया, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। स्थानीय स्वशासन,
स्थानीय स्वशासन का जो नींव है, अगर पूछा जाए किसके समय में डाला गया तो रिपन के समय में डाला गया। कब डाला गया? 1882 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्थानीय स्वशासन का नींव कहाँ से? रिपन के समय में। कब? 1882 ईस्वी में। ठीक है। और देखिए, आप यहाँ पे पढ़े थे मेयो के समय में सर्वप्रथम जनगणना की अवधारणा आया था और सर्वप्रथम जनगणना कंडक्ट करा दिया गया भारत में। कब? 1881 ईस्वी में। और उस समय मोटा मोटी 254 मिलियन जो है लोग भारत में थे। ठीक है। आगे देखेंगे, इसके समय में रिपन अच्छा आदमी था, इसीलिए उन्होंने शिक्षा पर भी ध्यान दिया। हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की व्यवस्था किया जिसको हंटर आयोग कहते हैं। तो आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हंटर आयोग का संबंध किससे है? तो शिक्षा से है। किसके समय में? तो रिपन के समय में। रिपन देखिए सारा काम अच्छा कर रहा है, लिंटन के जस्ट अपोजिट है। ठीक है। अच्छा, इसके समय में अकाल संहिता यानी कि अकाल संहिता का निर्माण हुआ, कोड का निर्माण हुआ कि अकाल बार बार पड़ रहे थे, तो किस प्रकार से अकाल की समस्याओं से लड़ा जाए, उसके लिए अकाल संहिता 1883 ईस्वी में इसके समय में बना। और सबसे इम्पोर्टेंट जिससे कि पूरे भारतीयों की मनोदशा बदल गया, वह एक बिल था इल्बर्ट बिल। क्या था वो? इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल कब? 1883 ईस्वी में। मित्रों, इल्बर्ट बिल को समझना है कि इल्बर्ट बिल था क्या। इल्बर्ट बिल ऐसा ये था कि यदि कोई अंग्रेज अधिकारी या कोई अंग्रेजी व्यक्ति, अंग्रेज अगर कोई अपराध करता है तो वह भारतीय न्यायाधीश के अधीन भी उसको उस अपराध को रखा जा सकता है देखने के लिए। उसको इस प्रकार से समझें, प्रारंभ में ऐसा था कि अगर अंग्रेज अपराधी हो तो उसका न्यायाधीश भी अंग्रेजी होगा, भारतीय न्यायाधीश नहीं हो सकता। इल्बर्ट बिल में यही चीज़ किया कि अगर भारतीय न्यायाधीश जो है अंग्रेजी मुकदमा को, अंग्रेज पर लगे मुकदमा को भी देख सकता है, जो कि अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अंग्रेज चाहता था कि उसकी मोनोपोली बरकरार रहे और भारतीयों को वो हीन भावना से देखता था, भेदभाव के दृष्टि से देखता था। तो उसको लगता था कि अंग्रेज की मुकदमा भारतीय कैसे देख सकता है। लेकिन रिपन का जो एक प्रकार से मानसिक स्थिति था काफ़ी उच्च था। इन्होंने यह देखा कि भारतीय यदि सक्षम है और यदि वो न्यायाधीश है तो चाहे व्यक्ति कोई भी हो उसका मुकदमा वो देख सकता है। तो इस पर बहुत विवाद था। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है और कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको इसको देखने के लिए मिलेगा, याद रखिएगा। तो इल्बर्ट बिल हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे कि भारतीय न्यायाधीश भी अंग्रेजों पर चलते हुए मुकदमा को देख सकता था इल्बर्ट बिल के अधीन। लेकिन इल्बर्ट बिल का पुरजोर विरोध हुआ था अंग्रेजों द्वारा, खास करके बंगाल और बिहार में जो नील और चाय के उत्पादक थे वो लोग ज़्यादा विद्रोह किए थे इसके प्रति। इसकी एक कहानी भी थी, हम बाद में कभी इसके बारे में बताएंगे। तो ठीक है, इल्बर्ट बिल आप लोग समझ गए होंगे। आप इतने सारे चीज़ों को देख करके खुद ही बोलिए कि रिपन कैसा था। तो इसको जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा भारत का ये जो वायसराय था उद्धारक था। आप समझ सकते हैं, भारत का उद्धारक का उपाधि दिया रिपन को। किसने? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। रिपन को सज्जन रिपन भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो काम किया था बहुत ही सोच विचार करके, भारत की परिस्थितियों को देख करके भारत के उत्थान के लिए क्या किया था, इसलिए उसको सज्जन रिपन भी कहा गया। चेन्नई के कुछ लोकल लोगों का अगर माना जाए तो उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि रिपन हमारा पिता है, यानी मद्रास का जो एरिया था वहाँ रिपन को अपना पिता मानता था। आप इन सारे चीज़ों को देख करके रिपन का जो कार्य विधि है उसको आप समझ सकते हैं। और एक विशेष चीज़ हो सकता है यहाँ ये सब क्वेश्चन इंटरव्यू में या बीपीएससी में पूछा जा सके, तो यहाँ पे एक चीज़ हम आपके लिए लाए हैं कि 1883 ईस्वी में दरभंगा का महाराज शिकार पार्टी का आयोजन किया था, यानी शूटिंग पार्टी का आयोजन किया था। उस पार्टी में रिपन आया था। ठीक है, तो इतना सा बात याद रखना है कि दरभंगा महाराज के शूटिंग पार्टी में रिपन आने वाला वायसराय कौन था? तो रिपन था। ठीक है मित्रों, तो रिपन के बारे में आप लोग बहुत अच्छा तरीके से जान गए। मुझे पूरा भरोसा है आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। आइए हम लोएस्ट टाउन के बारे में देखते हैं। उसके बाद जो है रिपन के बाद जो देखेंगे
सॉरी, हम सबसे पहले उसके बाद डफरिन को देखेंगे, उसके बाद लैंसडाउन को देखेंगे। तो डफरिन के समय में बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है। यहाँ पे आपको काश्तकारी अधिनियम देखने के लिए मिलता है 1885 ईस्वी में बंगाल में, 1886 में अवध में, 1887 में पंजाब में। और इसके समय का जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के समय में हुआ, तो डफरिन के समय में हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डफरिन को मॉडर्न इंडियन आर्मी का संस्थापक माना जाता है। यूँ कहें इंपीरियल सर्विस कॉर्प्स की स्थापना एक प्रकार से डफरिन के अधीन हुआ था। ठीक है, तो मेन है INC, इसको देखिएगा। अब देखेंगे लैंसडाउन को। ठीक है, तो लैंसडाउन को देखते हैं मित्रों। 1851 में इसका जो कार्यकाल है देख लीजिए। ठीक है, ये भी 6 साल का। तो 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना एक्ट, पहला कारखाना एक्ट आप लोग देखे थे रिपन के समय में था, दूसरा 10 साल के बाद। ठीक है, और 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम आया था। तो संवैधानिक विकास के समय में हम इस पर विस्तृत चर्चा किए थे। जानकारी के लिए बता दें कि यहीं से वो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इन्होंने सेना को जो है विभाजित कर दिया था 3 भाग में। किसने? लैंसडाउन ने। ठीक है मित्रों, जैसे हम वहाँ पे एक बार याद किए थे कि लॉरेंस के बाद मेयो कैसे आता है, तो कभी कभी आप लोग इसी प्रकार से याद रखिएगा कि तो वहाँ 2 गो याद रह जाएगा तो सीरीज में आपको कठिनाई नहीं होगा। तो इसी प्रकार से जैसे इसको डफरिन को याद रखिएगा, लैंसडाउन में तो भी याद हो जाएगा। डर से आँख डाउन हो गया, लेंस डाउन हो गया, डर से लेंस डाउन हो गया, तो ये दोनों याद रह जाएगा। लिंटन रिपन तो ऑटोमेटिकली याद रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक हम समझ गए थे। अब देखिए, सेना को 3 भाग में विभाजित किया था। इम्पेरियल मतलब साम्राज्यिक, और दूसरा प्रोविंशियल प्रांतीय, और तीसरा सबऑर्डिनेट अधीनस्थ। ठीक है, इसी के समय में डुरंड आयोग की स्थापना हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो डुरंड लाइन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो खींचा गया है अभी के हिसाब से देखा जाए तो ये डुरंड आयोग स्थापना किसके समय में? लैंसडाउन के समय में। इसको जरूर ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि मणिपुर में विद्रोह हुआ था। ठीक है मित्रों, तो मणिपुर में जो विद्रोह हुआ था लैंसडाउन उसको दबा दिया था। और सबसे अंत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा जाए आपको, जो कि नेट JRF में काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ये एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है आप देखिए कि 1891 ईस्वी के आसपास आया था ये। ठीक है, ये था क्या? एज ऑफ कंसेंट एक्ट मतलब था कि अगर कोई बालिका या बच्ची लड़की की ऑन करने का जो समय होगा तो पहले है 10 वर्ष माना जाता था, 10 वर्ष तक परमिसेबल, 10 वर्ष के बाद परमिसेबल था। लेकिन अब जो है इस नियम में, एज ऑफ कंसेंट एक्ट में, इसका उम्र तय कर दिया 12 वर्ष। ध्यान देना है, पहले 10 साल था, अब कितना तय किया? 12 साल। यानी 12 साल के पहले अगर किसी लड़की का शादी भी हो गया है और उसके साथ अगर यौन संबंध बनाया जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा, अर्थात बलात्कार माना जाएगा। यानी कि यौन संबंध स्थापित होने के लिए उसको 12 साल चाहिए ही चाहिए। तो ये एज ऑफ कंसेंट एक्ट किसके समय में आया? लैंसडाउन के समय में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से आज आपको हम कहाँ तक? लैंसडाउन तक, 1894 ईस्वी तक बता दिए हैं वायसराय। अगला वायसराय भी इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे। आज का वीडियो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। और मित्रों, मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।